अब हम जो मेटलर्जी चैप्टर है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, असर्शन फ्रूट फ्लोटेशन इज कंसर्न मेनली इस मेथड मेनली यूज फॉर सल्फाइड ओर्स। तो बिल्कुल सही है, सल्फाइड ओर्स के एक्सट्रैक्शन के काम आता है। ठीक है। बी सी डी बेनिफिकेशन कंसनट्रेशन ड्रेसिंग, इस सब प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। रीज़न, सल्फाइड ओर आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये रीज़न गलत है क्योंकि जो सल्फाइड हो रहा है इट इज़ वेटेड बाय ऑयल एंड देयर इम्प्योरिटीज बाय वाटर। तो यही जो फ्रोथ फ्लोटेशन था उसका प्रिंसिपल होता है कि जो मेटल सल्फाइड हो रहा है इट इज़ वेटेड बाय ऑयल लाइक पाइन ऑयल एंड xanthates एंड फैटी एसिड्स एंड इट्स इम्प्योरिटीज बाय वाटर। तो ये पॉइंट सही है, असर्शन सही है, रीज़न गलत है। तो हमारा जो आंसर है वो सी चला जाएगा। असर्शन इन साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस से इसका मतलब है जो लीचिंग प्रोसेस होता है, लीचिंग टू बी मोर स्पेसिफिक सिल्वर और गोल्ड के लिए, क्योंकि उसके अंदर हम जो हम रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन में होता है मेटल प्लस NaCN। ठीक है। और जितना मेटल लिया है उसका हमें डबल NaCl लेना पड़ता है। जैसे एक अगर बैलेंस इक्वेशन देखें तो 4 टाइम्स मेटल होता है तो 8 टाइम्स NaCN आएगा। और जब हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मेटल NaCN ट्वाइस और बाहर माइनस चार्ज। इसके बाद हम इसके ऊपर जिंक डालते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है। खैर इतना डेप्थ में सवाल आता नहीं पर फिर भी हमें पता होना चाहिए। जिंक डालते हैं। अब जहाँ पे जो मेटल है इसके ऊपर चार्ज है +1, बट जिंक के ऊपर चार्ज होता है +2। ठीक है। तो अब चार्ज बैलेंस रखने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम बैलेंस इक्वेशन देखते हैं तो उसमें दो मेटल की जगह एक जिंक अंदर चला जाता है। ठीक है। जब ये प्रोडक्ट बनता है ना तो यहाँ आगे A4 आता है, क्योंकि बैलेंस करें इक्वेशन को अगर तो 4 आना चाहिए। तो हम दो जिंक लेंगे, चार जिंक नहीं लेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा जिंक NaCN ट्वाइस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और बाहर -2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 4 आ जाएगा क्योंकि अगर बैलेंस इक्वेशन देखें तो हमारे पास इनिशियल में 4 NaCN थे, तो फाइनल भी 4 NaCN होने चाहिए और दो जिंक लिए थे तो दो जिंक हमारे पास कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गए। और 4 मेटल हमारे पास, मेटल कौन से हैं Ag और Au है। तो इसके अंदर जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो हम ऑक्सीजन भी लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो इसमें लिखा है CN- आयन रिड्यूसेस Ag Au एंड जिंक आयन इन द प्रोसेस। तो साइनाइड का जो काम है, हम ना एक बार इस प्रोसेस के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनका फंक्शन देख लेते हैं। जो O2 है, O2 एक्ट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अब बात आती है CN की और जिंक की। तो जब हम बोर्ड के लिए पढ़ते थे तो उस टाइम पर हम लिखते थे कि जिंक एक्ट्स एज ए बेटर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, बट जिंक एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि अभी जब कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है। और जब ये जिंक से रिएक्ट करता है तो ये सिर्फ मेटल रह जाता है, ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाती है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से ये जीरो पर आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसने। तो इसका क्या हो गया, मेटल का रिडक्शन। और किसने किया, जिंक ने किया। तो जो जिंक है, जिंक एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और जो साइनाइड है इस प्रोसेस के अंदर, साइनाइड एक्ट्स एज अ बेटर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, क्योंकि साइनाइड, ये जो हम कॉम्प्लेक्स मिल रहा है इसके अंदर साइनाइड है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो हमारे पास 3 फंक्शन आ गए। सबसे पहला फंक्शन ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। उसके बाद जिंक की बारी आ गई, जिंक एक्ट्स ए रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद आती है बारी साइनाइड की, साइनाइड एक्ट्स एज अ बेटर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर NaCN होता है और ये NaCN ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत होगी, रिड्यूसेस नहीं करता।
बल्कि जो जिंक है ये इन दोनों आयंस को रिड्यूस करता है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर चला जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्जेंटाइट इज एन ओर ऑफ। ठीक है, तो अर्जेंटाइट जो है ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, ओर्स के बारे में वो बहुत कम पूछता है और बहुत कम ही चांसेस है कि वो आए ऐसा कुछ। हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड। तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम गैंग बोलते हैं, गैंग या फिर गैंगू, जो भी प्रोनाउंसिएशन डजेंट मैटर, बस जो स्पेलिंग है वही मेन इम्पोर्टेंट है। अब ये रिएक्शन दे रखी है, ये सल्फाइड हो रहा है। ठीक है, टू बी मोर स्पेसिफिक, जो जो हमारा मेटल है, मेटल का ओर है, इसके ऊपर हमने NaCN डाला। NaCN डाला तो मतलब हम लीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड के जो लीचिंग का प्रोसेस होता है उसमें हमें मिला ए के ऊपर हमने जिंक डाला विच एड्स रिड्यूसिंग एजेंट, हमें बी मिला। तो जो ए मिलता है वो हमारे पास मिलता है मेटल NaCN होल ट्वाइस और बाहर माइनस चार्ज, तो ए हो गया ये। और जब जिंक डाल देते हैं तो बी हमारे पास आ जाता है जिंक NaCN 4 टाइम्स और यहाँ पे -2 चार्ज। ठीक है, तो ए और बी की बात हो रही है, तो ए हमारे पास ये हो गया और बी, बी देखो जब ऑप्शन दे रखे हैं ना, बी इनमें से कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो हमें ये देखना है कि इस कॉम्प्लेक्स के साथ क्या रिलीज होता है। इस कॉम्प्लेक्स के साथ मेटल रिलीज होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होता है 4 टाइम्स और ये मेटल होता है भी 4 टाइम्स। तो जो मेटल आएगा वो हमारे पास सिल्वर आएगा, क्योंकि सिल्वर के एक्सट्रैक्शन के लिए तो प्रोसेस किया है। तो ए जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स था वो ये है। ठीक है, अगर इसको हम आयन से हटाकर सॉल्ट की तरह लिखें तो एक माइनस हटाएंगे तो आगे कोई भी मोनोवेलेंट मेटल आ जाएगा, तो Na सिंगल आ गया और AgCN2 आ गया। यही हमारे पास बन रहा है और सेकेंड में Ag बन रहा है साथ में। ठीक है, ये पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा बी ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन में किसी में भी कॉम्प्लेक्स नहीं दे रखा, तो वो मतलब कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं पूछ रहा, वो हमसे ये पूछ रहा है कि हमारे पास कौन सा मेटल आया। ठीक है ना, द केमिकल लीचिंग इज यूजफुल इन द कंसंट्रेशन ऑफ, तो लीचिंग बॉक्साइट और के कंसंट्रेशन में यूजफुल होती है। ठीक है, बॉक्साइट और Al2O3 का जो होता है, इसके ऊपर हम NaOH डालते हैं और फिर हमारे पास AlOH होल 4 एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, और बाहर Na, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर जब इसके ऊपर हम CO2 डालते हैं तो Na2CO3 रिलीज हो जाता है और हमारे पास Al2O3 हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है, दैट इज Al2O3.XH2O। और फिर जब उसको हम हीट करते हैं 1400 केल्विन के अराउंड, तो तब वो वाटर वेपर से इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब एमिशन हो जाता है उनका, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्योर बॉक्साइट और आ जाता है। प्योर नहीं, कंसनट्रेटेड बोलेंगे, क्योंकि जब प्योर वर्ड पूछेगा तो मतलब वो रिफाइनिंग की बात कर रहा है। अब जैसे हमने लीचिंग के इस पे सिल्वर और गोल्ड के जो कॉम्प्लेक्स था उसका फॉर्मूला याद रखा, वैसे ही हमें जब हम बॉक्साइट और की लीचिंग कर रहे होंगे तो उस केस में भी हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए और का, कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला है, ये अच्छे से याद रखना है। इसमें सिंगल Na है, ये अच्छे से याद रखना है बस, बाकी AlOH4 तो याद हो ही जाता है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉपर मेटे कंसिस्ट ऑफ, कॉपर मेटे या कॉपर पायराइड जो होता है, कॉपर मेटे भी हो सकता है, कॉपर पायराइड भी हो सकता है, उसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। ठीक है, और जब इसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास आता है Cu2S जस्ट लाइक Cu2O। इसे हम बोलते हैं कॉपर, कॉपर ग्लैंस, और हमारे पास आता है FeO। अब जो ये कॉम्प्लेक्स है, देखो जब हम कॉपर मेटे या कॉपर पायराइड की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमें पता है CuFeS2। अगर हम इसको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे, यहाँ पे सॉरी सल्फर आएगा, तो Cu2O आएगा, कॉपर सल्फर के साथ कंबाइन करेगा और आयरन भी सल्फर के साथ कंबाइन करेगा। जब हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो सल्फर है 2 एटम्स हमारे पास, और सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -2, तो 2 की वजह से -4 आ जाएगा। तो जो हमारे पास मेटल है, इस कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल रखने के लिए, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स हमें न्यूट्रली दिख रहा है, इसके ऊपर कोई ऐसे ब्रैकेट लगा के 400 नहीं दे रखा, तो मतलब कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है।
ये दोनों मेटल, इनके ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मतलब इन दोनों का जो कंबाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होना चाहिए +4। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट्स देख लो, जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये मिलता है। अब एक सल्फर के लिए हमने 2 कॉपर यूज़ करने पड़े, मतलब -2 के लिए हमें, अगर हमें -2 को सेटिस्फाई करना है तो -1 को 2 बार लेना पड़ेगा, तो कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ जाएगा +1 कॉपर पायराइड के अंदर, और जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ जाएगा +3, क्योंकि टोटल +4 था। कॉपर का हमने इस प्रोसेस से निकाल लिया सॉल्व करके, ठीक है, और जो बचा वो +3 आ गया, क्योंकि आयरन जो है वो +2 में भी हो सकता है, +3 में भी हो सकता है। और सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है, जिस वजह से ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहता, बल्कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। और हमें पता है कि जो कॉपर है वो मोस्टली +1 +2 में ही रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता, ठीक है ना। और इसको ऐसे सॉल्व करना है, वो ये पूछ सकता है कि जो कॉपर पायराइट है उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, या फिर उसकी कॉम्पोजिशन पूछ लेगा ऑक्सीडेशन स्टेट देके। जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1, ठीक है, और जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर बेसिमराइजेशन इज कॉल्ड एज डैश बिकॉज डैश। तो बेसिमराइजेशन का मतलब होता है सेल्फ रिडक्शन, ठीक है, और सेल्फ रिडक्शन या फिर ऑटो रिडक्शन हम कॉपर के केस में देखते हैं। Cu2S और Cu2O लेते हैं तो हमारे पास कॉपर आ जाता है और SO2 गैस रिलीज हो जाती है। बैलेंस करें तो इसको 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास 4 टाइम्स मेटल आ गया और SO2 गैस रिलीज हो गई, 4 टाइम्स इन 6 टाइम, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर बेसिमराइजेशन इज कॉल्ड ब्लिस्टर्ड कॉपर, क्योंकि जब हमारे पास कॉपर मिलेगा तो उसके साथ SO2 गैस रिलीज हो रही होगी, और जब SO2 गैस रिलीज होगी तो वो कॉपर का जो मोल्टन स्टेट होगा ना, कॉपर हमें मोल्टन स्टेट में ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो जब SO2 गैस का इमिशन हो रहा होगा तो वो बबल्स की फॉर्म में निकलेगी, और जब कॉपर जो हमारा मेटल मोल्टन स्टेट में है, उसको पेनिट्रेट करते हुए ऐसे ऊपर बाहर आएगी तो वो उसको ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस देगी, ठीक है, जैसे उसका ऊपर का सर्फेस है ना वो उबड़ खाबड़ हो जाएगा, जैसे स्विच चीज़ होता है उसमें छेद होते हैं वैसे इसमें भी छेद 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 आ जाएंगे, इसको बोलते हैं ब्लिस्टर्ड कॉपर, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस। और अपीयरेंस किसकी वजह से है, जो SO2 गैस का इमिशन हुआ है इसकी वजह से इसकी अपीयरेंस आई है। तो वो पूछ सकता है कि ब्लिस्टर्ड कॉपर की जो अपीयरेंस है इट इज़ ड्यू टू एमिशन ऑफ CO2, बिल्कुल नहीं, इट इज़ ड्यू टू एमिशन ऑफ SO2, ठीक है, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर ग्लैंस इज अ टाइप ऑफ। तो जो कॉपर ग्लैंस है वो होता है Cu2S, और जो जिंक ब्लेंड होता है वो होता है ZnS। तो दोनों के दोनों सल्फाइड और होते हैं। फिलहाल हम इस क्वेश्चन में कॉपर ग्लैंस के बारे में पूछा है तो ये सल्फाइड और है एक टाइप का, सल्फेट और नहीं है बिल्कुल भी, सल्फाइड और है। हाई प्योरिटी कॉपर इज ऑब्टेन्ड बाय। तो अब ये प्योर कॉपर के बारे में पूछ रहा है हमसे, ठीक है, तो इनमें से देख लो, रिफाइनिंग के बारे में पूछ रहा है। अगर वो हमसे कंसनट्रेटेड ओर के बारे में पूछे तो मतलब वो हमसे जो फर्स्ट स्टेप है मेटलर्जी का, दैट इज बेनिफिकेशन, ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन, उसके बारे में पूछ रहा है। बट अगर वो प्योर और के बारे में पूछ रहा है हमसे तो इसका मतलब यह है कि वो रिफाइनिंग के प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है। और रिफाइनिंग के प्रोसेस, जोन रिफाइनिंग में हम सिर्फ और सिर्फ जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको यूज़ करते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग सब मेटल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में एक टेबल देखा था उसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन को छोड़कर हमारे पास जितने भी मेटल्स थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल जिंक था, कॉपर था, एल्यूमिनियम था, इन सब के लिए अब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हाई प्योरिटी कॉपर इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। प्योरिटी की बात आ गई ना, मतलब रिफाइनिंग के प्रोसेस की बात कर रहा है। और अगर एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा हो या फिर कंसंट्रेशन की बात कर रहा हो तो वो बेनिफिकेशन या फिर ड्रेसिंग की बात कर रहा है, ठीक है। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द फंक्शन ऑफ फ्लक्स ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ऑफ ओर इज, ठीक है। तो जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स क्या करता है, जैसे स्मेल्टिंग ऑफ ओर है, जब हम स्मेल्टिंग की बात करते हैं तो हम
डायरेक्टली ब्लास्ट फर्नेस की बात करने पे आ जाते हैं। तो जब हम आयरन का रिडक्शन कर रहे होते हैं तो उस केस के अंदर हम लाइम स्टोन को यूज़ करते हैं, दैट इज CaCO3। और जब कॉपर का रिडक्शन करवा रहे होते हैं तब हम यूज़ करते हैं SiO2 एज अ फ्लक्स। पर जब हम आयरन का ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन करवा रहे होते हैं या फिर आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करवा रहे होते हैं थ्रू स्मेल्टिंग, तब हम लाइमस्टोन को यूज़ करते हैं, क्योंकि जब ये हीट करेंगे तो CO2 गैस का इमिशन हो जाएगा, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड एज अ फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है। और इस केस के अंदर हमारे पास SiO2 की इम्प्योरिटी होती है, और जब ये इस फ्लक्स के साथ रिएक्ट करता है, फ्लक्स कैसा है हमारे पास, फ्लक्स है हमारे पास बेसिक फ्लक्स, और ये नॉन मेटल ऑक्साइड है तो एसिडिक इम्प्योरिटी है। ये बना जाएगा CaSiO3 जो कि एक स्लैग है। और इसे इम्प्योरिटी के कंपैरिजन में रिमूव करना ज़्यादा इजी होता है, इसलिए हम जो इम्प्योरिटी है उसको फ्लक्स के साथ कंबाइन करके स्लैग में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि स्लैग को रिमूव करना इजी हो जाए। तो फंक्शन ऑफ फ्लक्स ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ऑफ ओर इज टू रिमूव गैंग। इम्प्योरिटी को रिमूव करना फ्लक्स का काम होता है। जब हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं उस केस के अंदर SiO2 हम एज अ फ्लक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जो FeO दैट इज़ आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, अब आयरन ऑक्साइड जो है बेसिक फ्लक्स हो जाएगा, सॉरी बेसिक इम्प्योरिटी हो जाएगी, और SiO2 एसिडिक फ्लक्स हो जाएगा। उसकी रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, जब हम जैसे कॉपर मेटे है ना, कॉपर पायराइट है हमारे पास, CuFeS2, उसको ब्रेक करके लिखे तो Cu2S और FeS आता है हमारे पास। जब हम इसका एक्सट्रैक्शन करवा रहे होते हैं, ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो ये तो हमारे पास सल्फाइड और था, सल्फाइड और को हमने कंसिडरेट कर लिया फ्लोटेशन के थ्रू। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ और इनटू इट्स ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये रोस्टिंग की बात हो रही है फिलहाल। ठीक है, क्योंकि रोस्टिंग के अंदर ही हम सल्फाइड और का यूज़ करते हैं। ठीक है। और NCERT में जिंक का एग्जांपल दे रखा है वैसे रोस्टिंग में। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास Cu2O आ जाएगा, और FeO आ जाएगा, और SO2 आ जाएगी। SO2 गैस का तो इमिशन हो जाएगा। ये हमें चाहिए था, क्योंकि रोस्टिंग का काम ही क्या है, मेटल ऑक्साइड और को अपटोइन करना, ताकि अगले स्टेप में इसका रिडक्शन हो जाए। ठीक है। और रिडक्शन कौन करेगा, इसका रिडक्शन करेगा Cu2S, जो कि सेल्फ रिडक्शन है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और निकल कर आता है कि जो हमारे पास बेसिमराइजेशन है, बेसिमराइजेशन या फिर सेल्फ रिडक्शन या फिर ऑटो रिडक्शन, ये डायरेक्टली रिलेटेड है रोस्टिंग से। ठीक है, क्वेश्चन आए इन दोनों के रिलेशन के बीच में। ठीक है, अगर वो पूछ रहा है ऑटो रिडक्शन के बारे में तो वो रोस्टिंग के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अगर वो कह रहा है ना किसी एलिमेंट का ऑटो रिडक्शन हो रहा है या फिर सेल्फ रिडक्शन हो रहा है, तो मतलब वो रोस्टिंग हो रहा है उसका एक टाइप से। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं। जैसे हम इसका रोस्टिंग करवा रहे थे तो हमारे पास, जब हमने इसकी रोस्टिंग करवाई तो आयरन ऑक्साइड आ गया, और आयरन सल्फाइड तो पहले से ही था मिक्सचर के अंदर, तो ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे और सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा। तो रोस्टिंग के साथ साथ ही हमारे पास सेल्फ रिडक्शन हो गया। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अब कमिंग बैक टू टॉपिक, हमें ये चाहिए था अगले स्टेप के लिए, और ये हमारी इम्प्योरिटी रह गई थी। तो ये मेटल है तो ये बेसिक इम्प्योरिटी है, इसको रिमूव करने के लिए एसिडिक इम्प्योरिटी, एसिडिक फ्लक्स यूज़ करेंगे, दैट इज SiO2, और FeSiO3 एज अ स्लैग रिमूव कर देंगे। ठीक है। तो स्मेल्टिंग ऑफ ओर की बात कर रहे हैं, स्मेल्टिंग हमारे आयरन में होती है और जिंक में होती है। और आयरन की स्मेल्टिंग के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO इज़ अ प्रेफर्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और जिंक ऑक्साइड की स्मेल्टिंग के लिए कार्बन इज़ अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो टू रिमूव गैंग आंसर चला जाएगा। द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल बाय। तो प्यूरिफिकेशन की बात आ गई ना प्योर फॉर्म में, तो मतलब ये रिफाइनिंग की बात कर रहा है, और निकल की बात कर रहा है। तो M के बाद आता है N, तो N के लिए हम मॉन्ड प्रोसेस यूज़ करते हैं। मॉन्ड प्रोसेस आंसर चला जाएगा। और वैनर का प्रोसेस हम जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मॉन्ड प्रोसेस में हम कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज़ करते हैं, और वैनर का प्रोसेस के अंदर हम आयोडीन का यूज़ करते हैं।
द स्लैग ऑब्टेन ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट इज कम्पोज ऑफ। तो कॉपर के एक्सट्रैक्शन में जो हमें स्लैग मिलता है वो होता है FeSiO3 का। ठीक है, तो ये आंसर चला जाएगा। और जब हम आयरन का एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं, फिर आयरन का रिडक्शन कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो स्लैग आता है वो होता है CaSiO3 का, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ हॉल्स प्रोसेस। तो हॉल्स प्रोसेस देख लेते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है पेज नंबर 3 पर एक बार। तो हॉल्स प्रोसेस से इसका मतलब है जो हमारे पास लीचिंग है एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओर की, ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है। तो हॉल्स प्रोसेस एनसीईआरटी में मेंशन होगा तभी ये पूछ रहा है। तो हमें याद रखना है कि जो हॉल्स प्रोसेस है ना, हॉल्स प्रोसेस का मतलब है जो हमारे पास लीचिंग है बॉक्साइड ओर की, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, बॉक्साइड ओर की लीचिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये पहली इक्वेशन चली जाएगी, Al2O3 को जो मैंने उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो इसको हम लीचिंग में कंसिडर करते हैं। ठीक है, पर जो हॉल्स प्रोसेस है उसके अंदर Na2CO3 को यूज़ करते हैं, इसीलिए आंसर भी 4 ही दे रखा है पीछे। 4, तो ये आंसर चला जाएगा। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बस इतना याद रखना कि जो हॉल्स प्रोसेस है उसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज बॉक्साइड को हम कंबाइन कराते हैं Na2CO3 के साथ। ठीक है, और लीचिंग प्रोसेस के अंदर लीचिंग दोनों का एम सेम है, बस मेथडोलॉजी अलग अलग है। लीचिंग ऑफ बॉक्साइड में हम NaOH डालते हैं, ये लीचिंग की बात कर रहा है, तो ये आंसर नहीं जाएगा। हॉल्स प्रोसेस की बात हो रही है तो ये आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए प्यूरिफिकेशन की बात कर रहा है, मतलब रिफाइनिंग की बात कर रहा है, और ये प्रोसेस वैन वर प्रोसेस बोलते हैं इसको। तो ये आंसर हमारा चला गया।